सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अविनाश अग्रवाल जी, आदरणीय अनिल जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी, मुझसे पूर्व वक्ता श्री मोहन बहुगुणा जी, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे श्रोतागणों में बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व मुझे अनेक दिखाई दे रहे हैं, अनेक देशों से। जगन्नाथन जी भी इनमें हैं, संध्या जी भी इनमें हैं, और अन्य सभी लोग जिनका नाम मैं नहीं ले सकता समय के अभाव के कारण। कृपया आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और खास तौर पर हिंदी के संदर्भ में। और हिंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो संबंध है वो बड़ा दिलचस्प है। खास तौर पर हिंदी में जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी प्रयोक्ता हैं, उनका और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी है, इसका रिश्ता बड़ा मजेदार है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी हिंदी की दुनिया के लोग अक्सर, अगर आप पिछले 8-10 साल या 15 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे, खासतौर पर मशीन अनुवाद का जो इतिहास चला आ रहा है हिंदी में, तो हम लोग मशीन अनुवाद को देखकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते रहे हैं कि अरे मशीन अनुवाद तो अच्छा नहीं है, ये तो बकवास है, अरे क्या ये तो चुटकुले सुनाने जैसा है, हम इसको कुछ भी देते हैं तो जो परिणाम आता है वो ऐसा आता है कि उस पर हंसा जा सकता है, मजाक उड़ाया जा सकता है। तो हम लोग चिंतित थे, बहुत लंबे समय से हम लोग चिंतित रहे हैं कि हमारी भाषा में मशीन अनुवाद इतना अच्छा क्यों नहीं है। और मित्रों, मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि मशीन अनुवाद हिंदी में हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान जो अनुवाद कर सकता है मशीन नहीं कर सकती। हालांकि ये बात सच है, किंतु ये भी सच है कि मशीन की क्षमताएं जिस अनुपात में बढ़ रही हैं, जिस कंपाउंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में मशीन की क्षमता इंसान के बराबर तो नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके काफी हद तक आसपास आ सकती है। और ये बात मैं अक्सर कहता रहा हूं तो ये अविश्वसनीय लगती रही है हमारे मित्रों को, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि नहीं, ये असंभव है, इंसान जो अनुवाद कर सकता है मशीन नहीं कर सकती। इसी तरह से एक और बात हम कहते रहे हैं कि मशीन कभी भी साहित्य का अनुवाद नहीं कर पाएगी। मुझे याद आता है, आगरा का एक कार्यक्रम था, टेड टॉक था, वहां पर अमर उजाला ने आयोजित किया था संयोगवश, और उसमें मुझे बोलने का मौका मिला। तो उसमें इस प्रकार के ही बिंदु आए कि साहित्य का आप क्या बात करते हैं, कभी भी अनुवाद नहीं होगा। और मैं उन्हें ये कहता था कि मित्रों, मैं चूंकि अंदर की सारी प्रक्रियाओं से अवगत हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि साहित्य का भी अनुवाद होगा। और बल्कि साहित्य का अनुवाद क्या होगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले कुछ वर्षों में अनुवाद के विभिन्न विभिन्न विकल्प देगी कि आपको कैसा अनुवाद चाहिए। आपको अनुवाद प्रशासनिक भाषा में चाहिए, साहित्यिक भाषा में चाहिए, आपको संस्कृत निष्ठ भाषा में चाहिए, आपको उर्दू निष्ठ भाषा में चाहिए, हमारी बोलियों पर आधारित चाहिए, मीडिया की भाषा में चाहिए, लीगल भाषा में चाहिए, कैसा अनुवाद चाहिए। तो मैंने कहा, मानवीय क्षमताएं जो हैं वो सीमित हैं। हम किसी एक डोमेन में प्राय हो सकता है कि बहुत विलक्षण जानकारी रखते हो, मशीन की जानकारी क्योंकि जिस अंदाज में वो सीख रही है और जिस अंदाज में उसकी मेमोरी है, वो उसको देखते हुए, और पूरी दुनिया में जो क्लाउड का जो नेटवर्क है वो एक तरह का कंप्यूटर है, पूरा वैश्विक कंप्यूटर है वो, जिसका इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, आप ये मत कहिए कि साहित्य का अनुवाद नहीं होगा। साहित्य का अनुवाद अनगिनत तरीके से मशीन कर पाएगी आने वाले समय में। और आप आज देख रहे होंगे कि आज अनुवाद जो है वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर रह गया, प्रॉम्प्ट पर। हम किस प्रकार से मशीन को निर्देश देते हैं कि मुझे ऐसा अनुवाद चाहिए, वैसा अनुवाद मशीन आपको करके दे सकती है। न सिर्फ साहित्य का अनुवाद कर सकती है, लेकिन जैसा कि अभी मोहन बहुगुणा जी ने कहा, वो साहित्य निर्मित भी करने लगी। तो ये अद्भुत दुनिया है। लेकिन मैं बात कर रहा था हमारी हिंदी की दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हमारे बीच में ये चिंता प्रकट की जाती रही है निरंतर कि नहीं, हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी क्षमताएं अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, अब पिछले कुछ महीनों पहले जब आपके सामने ओपन एआई का आना हुआ या जनरेटिव एआई का आना हुआ, तो लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिश करके आजमाने की कोशिश की कि चैट जीपीटी पर जरा देखें कि हिंदी में कुछ होता है क्या, या फिर हम बार्ड में देखें, गूगल बार्ड में देखें, या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में देखें कि कुछ हिंदी में होता है क्या। और जब उन्होंने परिणाम देखा तो वो सकते में आ गए। और तब हमारी हिंदी की दुनिया में एक दूसरी चिंता पैदा हो गई कि अरे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़िया कैसे कर रही है।
तो हम 2 अलग-अलग विरोधाभासों के बीच में झूलते रहे हैं मित्रों। पहले तो ये कि ये क्यों नहीं कर पा रही, और जब इसने करना शुरू कर दिया तो अब हम सब चिंतित हैं कि इतना बढ़िया क्यों कर रही है, अब क्या होगा? आदि-आदि। तो ख़ैर ये एक एक संदर्भ, हिंदी के संदर्भ में मैं कहना चाहता था। उसकी वजह ये है संभवतः, और मैं खुद उसमें शामिल हूँ, हिंदी का हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जो एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है, असुरक्षा बोध हमारा जो है, वो हमें इन दिशाओं में सोचने के लिए बाध्य करता है। पहले चिंता और उसके बाद आज फिर चिंता। तो हमारे असुरक्षा बोध का प्रतीक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को ये अपने आप में वो प्रकट नहीं करता। किंतु अब हमें आज बात करनी है कि जब ये सब कुछ हो चुका है तो आगे की संभावनाएं क्या हैं। तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस अंदाज में चीजें आगे बढ़ रही है, पहले तो ये भी समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये कैसे काम करती है, संक्षेप में अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस पर आधारित है। मानवीय जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता है उसको एक आधार बनाकर हम चल सकते हैं। और जो इंटेलिजेंस है उसमें पहली चीज आती है सीखना, यानी कि लर्निंग। एक सीखने की क्षमता इंसान में है, भले ही वो किताबों से सीखे, इंटरनेट से सीखे, सोशल मीडिया से सीखे या अपने अनुभवों से सीखे। दूसरी क्षमता इंसान की है सीखे हुए का मतलब समझना, इसका अर्थ क्या है। और तीसरा इस जानकारी का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करके अच्छे बुरे का अंदाजा लगाना। और चौथी क्षमता ये कि इस तरह की जो ये मेरी जानकारी है पिछली, उसका इस्तेमाल करने के लिए फैसले करना, बुद्धिमानी से अपनी जिंदगी में उन पर अमल करना। मेरे ख्याल से ये एक तरह का एक मर्म है मानवीय बुद्धिमत्ता का। अपने अनुभवों के आधार पर किस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से आगे बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, विश्लेषण करते हैं, रचना करते हैं। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने अपने अनुभवों से जाना है कि बारिश के समय में बाहर निकलने पर भीग जाते हैं। ये एक तथ्य है, यानी एक फैक्ट है। आप और हम जानते हैं कि अगर संभव हो तो बारिश के वक्त बाहर मत निकलो, और अगर निकलना ही है तो छाता लेकर निकलो। तो ये हुई इंटेलिजेंस आपकी, और वो आपके अनुभवों के आधार पर है। पिछली बार गाड़ी चला रहे थे आप किसी खास इलाके में और आपने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा देखा था, और गलती से गाड़ी का एक पहिया उस गड्ढे में घुस गया था। अब अगली बार अगर आप रात के अंधेरे में भी गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल रहे हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यहाँ पर वो गड्ढा आने वाला है, और आप उससे बचते हुए एक तरफ से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। ये इंटेलिजेंस है आपकी, ये बुद्धिमत्ता है जो आपके अवसर, आपके अनुभव के आधार पर जो है आपके सामने आई है। अब जो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 2 शब्दों से बनता है, एक तो आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। अब यहाँ आर्टिफिशियल का मतलब नकली या कृत्रिम नहीं है। हालांकि हम हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही मायनों में आर्टिफिशियल का मतलब यहां पर है मशीनी, यानी कि मशीनी बुद्धि या कंप्यूटरी बुद्धि। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है, लोकप्रिय हो चुका है कि अब उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि बहुत सारे विद्वान बहुत वैकल्पिक शब्द भी सुझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक अच्छा शब्द हो सकता था सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जो शायद ज्यादा एक अनुकूल शब्द होता, क्योंकि उसमें कृत्रिमता नहीं है। वो कृत्रिमता के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये हो गया जो इंसान ने नहीं बनाया, और दूसरा है नकली। यानी आप देखिए आर्टिफिशियल का मतलब ये भी होता है ना, ये व्यक्ति बहुत आर्टिफिशियल है, यानी कि बड़ा नकली है, बड़ा ढोंगी है, या उस तरह का वो भी अर्थ निकलता है। तो ये शायद सिंथेटिक होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, या मशीनी इंटेलिजेंस कहा जाता, मशीनी बुद्धिमत्ता कहा जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। या हो सकता है हम वर्चुअल इंटेलिजेंस कहते या आभासी बुद्धिमत्ता कहते तो भी शायद ज्यादा बेहतर होता। तो लेकिन जो भी है, अब हमारे सामने जो है वो तो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द भी हमारे सामने मौजूद है और उसी का हमें इस्तेमाल करना है। और ये निरंतर बेहतर होती चली जा रही है, जो एक फैक्ट है, एक तथ्य है। किंतु अब हमारे सामने जो आज का प्रश्न है वो ये है कि हिंदी भाषा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता क्या है, और वो हमारी भाषा के भविष्य को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में हिंदी के स्थायी भविष्य को सुनिश्चित कर सकती है। आप और हम सब लोग यूनेस्को की वो रिपोर्ट अक्सर पढ़ते रहे हैं, उसका हवाला देते रहे हैं, जिसमें यूनेस्को ने कहा था कि दुनिया की 7,200 भाषाओं में से लगभग आधी भाषाएं इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी। अगर हम हिंदी को विलुप्त होने वाली इन भाषाओं की सूची में नहीं देखना चाहते तो हमें कृत्रिम मेधा को खुले दिल से अपनाना चाहिए। और वजह यह है कि
ये प्रौद्योगिकी भाषाओं के बीच में दूरियां समाप्त करने में सक्षम है। आज हम अंग्रेजी की प्रधानता से त्रस्त हैं और कृत्रिम मेधा तथा दूसरी आधुनिक प्रौद्योगिकियां अंग्रेजी के दबदबे से मुक्त होने में हमारी मदद कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस अविश्वसनीय और चमत्कारिक अंदाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता चीजों को बदल रही है, उसे देखते हुए अगले मैं कहूंगा 2-3 भी नहीं, 1-2 दशकों में हम एक भाषा निरपेक्ष विश्व की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा विश्व जिसमें हिंदी जैसी भाषाएं बोलने लिखने वाला व्यक्ति अवसरों से वंचित ना हो, क्योंकि प्रौद्योगिकी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को इतना सटीक, सहज, सरल और सार्वत्रिक बना सकती है कि आप अंग्रेजी की सामग्री को हिंदी में पढ़ सकेंगे और हिंदी की सामग्री को अंग्रेजी में। आप हिंदी में बोलेंगे और लोग आपको अंग्रेजी में सुन सकेंगे, जबकि अंग्रेजी में बोलने वाले व्यक्ति को आप हिंदी में सुन सकेंगे। और ये आज वास्तविकता बन चुकी है और इसमें निरंतर बेहतरी आ रही है, निरंतर सुधार होता चला जा रहा है। अब जब ये होने लगा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार भाषा चुन सकते हैं, भले ही सामने वाला व्यक्ति कोई भी भाषा बोल रहा हो, भले ही सामने वाली किताब किसी भी भाषा में हो, लेकिन आप उसको अपनी मनचाही भाषा में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, तो फिर ये बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है कि आपने किस भाषा में पढ़ाई की और किस भाषा में अपना कामकाज करते हैं। फिलहाल ये सब तिलस्मी प्रतीत होता है, लेकिन आने वाले एक आध दशक के बाद ये परिकल्पनाएं मशीनी नहीं रह जाएंगी, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का सहज हिस्सा होंगी। जब पहली बार मशीनों का आगमन हुआ मित्रों, तो दुनिया बदल गई। पेट्रोल और ऊर्जा के दूसरे साधनों का आगमन हुआ तो दुनिया फिर बदली। फिर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ने उसे बदला और ऐसी अनगिनत चीजें संभव हो गई जिन्हें कुछ दशक पहले तक हम लोग बहुत बड़ा मजाक समझते थे या एक पूरी कपोल कल्पना समझते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा या तकनीकी बुद्धिमत्ता हमें फिर से बदलाव के उसी मोड़ पर ले आई है, जैसा बदलाव सदियों में एक आध बार या 2-4 बार घटित होता है। तो ये हमारी भाषा को प्रभावित करेगी। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दूसरा बड़ा प्रभाव होगा कि अन्य प्रमुख भाषाओं के साथ में हिंदी के गहरे संबंधों का विकसित होना। प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्य भारती, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी आदि के साहित्य से लेकर के रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथ, आयुर्वेद और योग जैसी ज्ञान संपदा, हमारी पत्रकारिता और विश्वविद्यालयों के शोध आदि दुनिया भर में न सिर्फ हिंदी के बल्कि गैर हिंदी पाठकों तक भी पहुंच सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान दे सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक आवश्यक है विश्व के ज्ञान, वहां के शोध और वहां के साहित्य का हम तक पहुंचना, यानी हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचना। हिंदी में विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, लेखा और इसी तरह के विषयों पर विश्व स्तरीय सामग्री की कमी है। ये एक तथ्य है। जहां हम स्वयं ऐसी सामग्री तैयार करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद ले सकते हैं, वहीं हम मशीन अनुवाद के माध्यम से वैश्विक ज्ञान को अपनी भाषा में ग्रहण कर सकते हैं, अपनी भाषा में ला सकते हैं। और ये ज्ञान अंग्रेजी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सभी क्षेत्रों से हम तक आ सकेगा, भाषाओं की सीमाओं के बिना। वैश्विक भाषाओं के साथ ज्ञान के इस आदान प्रदान से एक बड़ा अंतराल भरा जा सकेगा। मशीन अनुवाद को लेकर अब भी लोगों के मन में शंकाएं हैं, किंतु आप ये मानकर चलिए कि वो निरंतर बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि मशीन अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे व्यवहार, कामकाज, नए पुराने विशालतम डेटा भंडारों, मानवीय फीडबैक, अपनी गलतियों आदि से सीखने तथा स्वयं को निरंतर निखारने में सक्षम है। 5 साल पहले जैसा मशीन अनुवाद होता था वैसा आज नहीं होता, और आज जैसा होता है वैसा 5 साल बाद नहीं होगा। कुछ वर्षों के भीतर हम ऐसे मशीन अनुवाद की स्थिति में पहुंच सकते हैं जो मानवीय अनुवाद की टक्कर कम से कम लेने लगेगा, यदि उससे बेहतर नहीं होगा तो भी चुनौती देने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेहद स्वाभाविक ढंग से उपलब्ध होगा। कंप्यूटर और मोबाइल मात्र के जरिए ही नहीं, बल्कि दर्जनों किस्म के डिजिटल उपकरणों के जरिए, जो हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे विद्यालयों, यहाँ तक कि हमारे रास्तों और हमारी इमारतों में भी मौजूद होंगे। संभवतः आपने सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, ईओटी, आईओटी के बारे में। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपके टेलीविजन में, आपके स्मार्ट कैमरे में, वहां सब में अनुवाद मौजूद होगा और बहुत सहजता से आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हिंदी में शिक्षण सामग्री तैयार करना आसान और तेज हो जाएगा। आज केंद्र सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों के निर्देश पर हिंदी में पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होने लगा है, और यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर सटीक और तीव्र होती चली जाएगी।
अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन भाषाओं की किताबों को स्कैन करके चंद मिनटों में हिंदी में अनुवाद करना संभव हो चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हम हिंदी में जिन विषयों की अच्छी सामग्री की कमी से परेशान रहे हैं, उन विषयों में अचानक ही दर्जनों या सैकड़ों पुस्तकें हमें उपलब्ध हो जाएं। इसके साथ साथ हिंदी में पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण आसान हो जाएगा। वाचिक ज्ञान को डिजिटल स्वरूपों में सहेजा जा सकेगा। और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट एलोरा के तहत इस प्रकार की परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अनेक भारतीय भाषाओं को, जिन भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा है, उनको बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें इदू मिश्मी भाषा है या संथाली और बोडो आदि भाषाएं हैं। तो वाचिक ज्ञान जो हमारा कहीं पर रखा हुआ है, लोगों की परंपराओं में है, वाचिक परंपराओं में, लेकिन जिसका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, हम उसका दस्तावेजीकरण कर सकेंगे, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे साथ है। हिंदी भाषी लोग वैश्विक संस्थानों में पढ़ सकेंगे, भाषाओं की सीमाओं से मुक्त रहते हुए कौशल प्राप्त कर सकेंगे और विश्व को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो ये तमाम संभावनाएं आने वाले समय में संभव हो जाएंगी, बल्कि धीरे धीरे संभव हो चुकी है। ध्वनि प्रसंस्करण की बदौलत आज वाक से पाठ और पाठ से वाक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। कंप्यूटर विजन के कारण हिंदी में दस्तावेजों को स्कैन करना और उनके पाठ को कंप्यूटर में टाइप किए हुए पाठ के रूप में सहेजना संभव है। 150 से अधिक वैश्विक भाषाओं और 20 से अधिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का दोतरफा अनुवाद संभव है। अलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट जैसे डिजिटल सहायकों के साथ या तो हिंदी में संवाद करना संभव है, या इंटरनेट सर्च तथा अनुवाद आदि के लिए उनकी मदद ली जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों की एपीआई का प्रयोग करके हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एप्लीकेशन बनाना संभव हो गया है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या विंडोज की एप्लीकेशन हो या मैक की एप्लीकेशन हो। आपको, अंग्रेजी में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक एपीआई या एक टूल के रूप में मौजूद है। आप अपने एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जैसे आप यदि कार का कारखाना खोलना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका इंजन भी आप बनाएं, वो आप बना बनाया ले सकते हैं। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रूप में भी आपके सामने मौजूद है, आपको उपलब्ध है। अब बात चैट जीपीटी तक जा पहुंची है, गूगल बार्ड तक जा पहुंची है। उसके बाद इलॉन मस्क की तरफ से भी जनरेटिव एपीआई की एक नया अनुप्रयोग आ रहा है, जो हमको उपलब्ध होगा। ग्रोक, मेरे ख्याल से उसका नाम है, ग्रोक। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके साथ आप संवाद कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और कंप्यूटर की रचनात्मकता का लाभ उठा सकते हैं। यानी कंप्यूटर आपको लिख कर दे सकता है, आपको पाठ्यक्रम बना कर दे सकता है। कंप्यूटर अनुवाद करके तो पहले भी दे रहा था, लेकिन अब एक नई क्षमता उसको प्राप्त हुई है, जो जनरेटिव एआई के माध्यम से संभव हुई है। अब फिर से लौटते हैं हिंदी समाज की ओर, और वो मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि हिंदी समाज में इस प्रकार की जो तकनीकी उपलब्धियां हैं, उनको गिनाने और उन पर प्रसन्न होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो आ गई हिंदी में ये चीज। लेकिन लेकिन क्या है कि ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इनके बारे में स्किलिंग प्राप्त करें, कौशल प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, तमाम चीजें जो हिंदी में आती जा रही हैं, उनके बाद आज ये कहा जा सकता है कि हिंदी में तकनीकी दृष्टि से सब कुछ करना संभव है जो अंग्रेजी में करना संभव है। किंतु प्रश्न ये पैदा होता है कि करेगा कौन, या हम करेंगे कब। तो हमें उस दिशा में जाना है। ये तमाम जो तकनीकें जितनी भी आ रही है, इनका लाभ उठाना है, इनके बारे में सीखना है हमें, और इनका प्रयोग करते हुए हमें अपने आप को ज्यादा उत्पादक बनाना है। तो ये हमारे देश के प्रति या हमारे समाज के प्रति या हमारी भाषा के प्रति हमारा दायित्व है मित्रों। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, अपनी इस कौतूहल जो हमारे बीच में होता है, उससे हमारी जानकारी तो बढ़ती है, लेकिन हिंदी या भारतीय भाषाओं और भारतीय समाज की प्रगति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रभाव तब पड़ेगा जब हम इन उपलब्धियों की जानकारी देने से या इन पर प्रसन्न होने से आगे बढ़ेंगे, इनमें कौशल प्राप्त करेंगे, इनमें नवाचार करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ कर दिखाएंगे, तब प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग ने चीन की सूरत बदल दी थी मित्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी यानी भारत की शक्ल बदलने में सक्षम है, हमारी भाषाओं की शक्ल बदलने में सक्षम है, और वो यकीनन दुनिया के भविष्य को भी प्रभावित करेगी और हिंदी के भविष्य को भी प्रभावित करेगी। आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।